हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोर्तुगीज़ प्रीमियर लीगा का जो रिज्यूम हो रहा है आज से, उसके रिगार्डिंग। इससे पहले भी मैंने बुंडेसलीगा का मैच अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो इस लीग के मैचेस को स्टार्ट करने से पहले या फिर इस मैच को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवा देता हूँ। पोर्तुगीज़ लीग के बारे में अगर आपको ज़रा सा भी पता है तो उनके जो मेन टीम्स हैं, पोर्तो, बेनफिका, ये दोनों ही जनरली चैंपियंस रहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में एक दो का प्लेस रहता है। उसके बाद रहती है ब्राहा, स्पोर्टिंग लिस्बन। ठीक है, ये चारों टीमों की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पोर्तो, बेनफिका कुछ हद तक सही है। अगर आपने चैंपियंस लीग के मैचेस फॉलो करे होंगे तो आपको पता होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस लीग के टॉपर्स ही ऐसे हैं, उस लीग के मिड टेबल फिनिशर या फिर जो बॉटम पोजीशन पर रहते हैं, ऐसी टीमें और भी ज़्यादा फैसिलिटी होती हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यही चीज़ है जो कि इस लीग को फैंटेसी की तरफ से आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है। अनडाउटेडली टॉप 5 लीग्स में ये नहीं आती हैं। यूरोप के तो बहुत कम नॉलेज होता है लोगों को, और जो लोग स्ट्राइकर्स को कैप्टन बनाने की सोचते हैं वो इस लीग में बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स बहुत कम होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स जो होंगी यहाँ पे, मतलब टॉप के उन 4-5 टीमों को छोड़कर, वो आपको डिफेंसिव खेलती ही नजर आएंगी। ठीक है, और वहाँ पर भी क्वालिटी की कमी होगी, लेकिन डिफेंसिव खेलने का मतलब है क्योंकि डिफेंस में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ही आपको काम ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। क्वालिटी स्ट्राइकर्स, क्वालिटी विंगर्स यहाँ पर बहुत कम होते हैं टॉप 4 के टीम्स को छोड़कर। तो उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है पोर्टिमोनन से और गिल विचेंटे के बीच में। नाम थोड़ा सा मतलब जवान को लकवा मारा सकता है आपका, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लीग है और काफ़ी अच्छा लीग है, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे आप किसी भी साइड में क्यों नहीं खेल रहे हो, ड्रीम 11 या फिर ऐसा पॉइंट सिस्टम जहाँ पे है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक आध गोल ही होगा और हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर हो। लेकिन बाकी साइड, जैसे बाकी साइड मतलब हाला प्ले में, ये लीग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये मैच होने जा रहा है स्टेडियो म्यूनिसिपल डे पोर्टिमाओ, जो कि पोर्टिमोनेंसे का होम ग्राउंड है। करंट लीग पोजीशन की बात करें तो सुबह वाले मैच की तरह यहाँ पर भी पोर्टिमोनेंसे की टीम रेलीगेशन कंटेंडर है। 18 टीमों की सूची में ये 17वें स्थान पर हैं और गिल विचेंटे 9वें स्थान पर हैं। मिसिंग न्यूज़ की बात करें तो पोर्टिमोनेंसे की तरफ से ये जो दो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं ना, पेड्रो सा और ब्रूनो कोस्टा, इनका रोल कितना ज़्यादा था पोर्टिमोनेंसे के खेल में, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। गिल विजेंते की तरफ से सैंड्रो लीमा, लॉरेंची मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे। ये भी काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर थे और सैंड्रो लीमा भी डाउटफुल हैं, जो उनके मेन स्ट्राइकर हैं। आखिरी कुछ हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो गिल विजेंते आखिरी मैच पे जीत नहीं पाई थी, तो यहाँ पर 2-0 लिख लिया था मैंने। तो क्या क्या हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो। पोर्टिमोनेंस से कंपैरेटिवली बेटर रही थी, उनका 6.7 के ऊपर रेटिंग था, जबकि गिल विचेंते का सिर्फ 6.34 था। तो ऐसा क्या हुआ था कि नीचे रही पोर्टिमोनेंस ने गिल विचेंते को रोक दिया था और उनसे बेटर फुटबॉल भी खेला था। वो है ये, इनके दोनों जो फ्लैंक्स हैं ना, यहाँ पर काफ़ी काम हुए थे। इसके सिवाय भी इनकी होल्डिंग मिडफील्ड काफ़ी सही थी, जिसके बाद ये फ्लैंक को बॉल स्प्रेड कर पाया। इन दोनों ही फ्लैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, खास करके तबाता जो कि राइट फ्लैंक में खेल रहे थे, और उन्होंने ही उनके ही क्रॉस से लेफ्ट फ्लैंक से मोड़ते जो हैं, बोआ मोड़ते, इन्होंने गोल करा था। ये नाम थोड़े से खटपट वाले हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन याद रखना पड़ेगा। गिल विचेंते, एक रेड कार्ड उनको देखना पड़ा था उनके एक प्लेयर को। बाकी मिडफील्ड में सुआरेस इनके कंसिस्टेंट प्लेयर रहे थे और उनकी मेन अटैकिंग फोर्स क्राइव से शुरू होती है और उनको ब्लॉक कर दिया था पूरी तरह से। बाकी इनके जो दोनों फुल बैक्स है, इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए रहे थे। तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। गिल अनडाउटेडली वीकर टीम रही थी, 10 मैन हो गई थी आखिर में। ओनली लेफ्ट साइड उनके तरफ से जो रहे थे, वो उन्होंने थोड़ा बहुत काम करा था। मेरे ख्याल से ये राइट साइड होना चाहिए। जी हाँ, राइट साइड से ही फोंसेका जो खेल रहे थे, इन्होंने काम करा। ये यहाँ पर इनके भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थे, मतलब रेड कार्ड इनको देखना पड़ा था, नहीं तो थोड़ा बहुत काम यहाँ पर फोंसेका ने करा था। पोर्टिमोनेंसे के दोनों विंग्स काफ़ी अच्छे रहे थे, ये आपने देखा। होल्डिंग मिडफील्ड भी पोर्टिमोनेंसे का अच्छा था। पोर्टिमोनेंसे ज़्यादा उन्होंने राइट साइड से खेला। तबाता जो कि राइट विंग पे खेल रहे थे, उनके क्रॉस से गोल भी हुआ, तो ये मैन ऑफ द मैच रहे थे। अब कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें जो कि आपके काम में आएंगी। तबाता हाईएस्ट टैकल विनर। ठीक है, मतलब क्या, ये सिर्फ अटैकिंग माइंडेड प्लेयर नहीं है, डिफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैटसन जो कि सेंट्रल बेस में खेलते हैं, गोमेज, गोंचाल्वेस, इनके सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस थे। रोड्रिगो पोर्टिमोनेसे की तरफ से, और पेद्रो सा, ये नाम आपको कई बार दिखेगा पोर्टिमोनेसे के खेल में।
इनका और सोआरेज जो कि गिल के सेंट्रल मिडफील्डर थे, इनके सबसे ज़्यादा पासेस थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल मिडफील्ड में काफ़ी काम था, ठीक है, जहाँ पर पोर्टिमोने से आगे रह गई गिल विचेंते से। हालांकि वो जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। तबाता फिर से यहाँ पर आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा क्रॉस उन्होंने बनाए थे, इंक्लूडिंग वन बिग चांस, ठीक है, और उसी बिग चांस से गोल भी हुआ, असिस्ट जहाँ पर उन्होंने बनाया था। समरी बताने लायक कुछ है नहीं, एक ही मैच था, तो आप उसको एक मैच के तौर पर ही कंसीडर करिए दोनों टीम का, ठीक है। उसके बाद ब्राहा, जैसे मैंने बताया कि टॉप 4 की टीमों से आती हैं, तो यहाँ पर पोर्टिमोने से ज़्यादा कोई फाइट नहीं दे पाई। स्कोर बोर्ड और भी ख़राब हो सकता था, वो 3-1 से हारे थे, यहाँ पर 5-6 गोल भी हो सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 शॉट पोस्ट पे लगे, यहाँ पर 1 शॉट पोस्ट पे लगे थे, टोटल 3 शॉट तो पोस्ट पे ही लगे थे, हम देख सकते हैं टोटल। और भी गोल हो सकते थे यहाँ पर। उससे भी ख़राब बात उनकी तरफ से जो सेंट्रल डिफेंडर हैं जैटसन, इनके ऊपर इनकी डिफेंस बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बंदा 2 एरर कर चुका था और उन 2 एरर से 2 गोल कंसीड करने पड़े थे पोर्टिमोनेंसे को, ठीक है। बाकी अगर रिपोर्ट की बात करी जाए तो ओवरऑल डोमिनेशन था, और भी ज़्यादा गोल जैसे मैंने बताया हो सकते थे। दोनों विंग्स फिर से इफेक्टिव थे, लेकिन ब्राहा की इंडिविजुअल क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। जैसे मैंने बताया कि इन टीमों में क्वालिटीज़ की काफ़ी कमी होती है, तो पोर्टिमोनेंसे के पास भी वही कमी थी जिसका फ़ायदा ब्राहा को मिला। ब्राहा वाज डोमिनेटिंग फ्रॉम राइट साइड, आप देख सकते हैं यहाँ से इनके राइट बैक जो खेल रहे थे, विंग बैक जो खेल राइट साइड में, और जो राइट फॉरवर्ड यानी कि राइट विंग में जो खेल रहे थे, इन दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सिर्फ राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड से भी काफ़ी मतलब इफेक्टिव थे ये। और जैसे ही दोनों विंग्स चलने लगे तो स्ट्राइकर ने भी गोल किया। मतलब ओवरऑल डोमिनेशन यहाँ पर ज़्यादा बताने लायक है नहीं। फिर भी अगर हम थोड़े थोड़े बात करें तो जैटसन का यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस था। डिफेंसिवली हैकमैन जो कि फुल बैक थे, दोनों फुल बैक्स में से हैकमैन ही अच्छा कर पाए, और यहाँ पर हेनरिक उतना अच्छा नहीं कर पाए। हैकमैन के पास ज़्यादा चांसेस भी आए डिफेंस में कुछ करने का, और उन्होंने काफ़ी मल्टीपल डुएल्स, एडियल्स, टैकल्स वगैरह जीते। ब्रूनो कोस्टा जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरसेप्शन किया था, तो ये नाम आपके लिए मैंने बताया, ब्रूनो कोस्टा, पेड्रोसा के हाईएस्ट पासेस थे। और फिर से तबाता जिनके हाईएस्ट क्रॉसेस इंक्लूडिंग वन बिग चांस, जहाँ से फिर से उन्होंने एक असिस्ट निकाला था। ये जो मोर्ते का गोल है, इनका ही असिस्ट था, आप देख सकते हैं। पिछले मैच में आपने देखा राइट विंग में खेला, यहाँ पे लेफ्ट साइड में खेल रहे थे, तो वर्सटाइल प्लेयर हैं। विटोरिया के अगेंस्ट यहाँ पर हालांकि कॉम्पैरेटिवली बेटर फुटबॉल खेली थी पोर्टिमोनेंसे ने। उनके मिडफील्ड में काफ़ी काम अच्छा हुआ था। पेड्रोसा, ब्रूनो कोस्टा ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, साथ में फर्नांडिस। और तबाता ने यहाँ पर लेफ्ट साइड से खेला था, काफ़ी सही परफॉर्मेंस उनका था। साथ में यहाँ पर डेनेर डेनेर भी मुझे काफ़ी कॉन्सिस्टेंट नज़र आते हैं, लेकिन मतलब पेनिट्रेशन की बात आती है ना, तो वहाँ पे डेनर काफ़ी पीछे हो जाते हैं, इसीलिए कई बार वो रिप्लेस्ड भी हो जाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो रिप्लेस्ड हो चुके थे और उनके जगह पर वो अमोड़ते आ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली तबाता ज़्यादा पेनिट्रेटिव है, मतलब क्रॉसेस वगैरह निकालने में, असिस्ट वगैरह देने में तबाता आपको स्टैटिस्टिकली काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देके जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर में डाला था विटोरिया को, ठीक है, अपनी मिडफील्ड गेम से। और इसीलिए आप देख सकते हैं विटोरिया की तरफ से जो सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर थे सेमेडो, इनको काफ़ी काम पे आना पड़ा। और राइट साइड से सिल्वियो जो खेल रहे थे, इनको भी काफ़ी अलर्ट रहना पड़ा, क्योंकि तबाता खेल रहे थे लेफ्ट साइड में। तो तबाता जहाँ पे खेल रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो ही रहा है, या समझ सकते हैं। वो अलग बात है कि इनके टीम के पास ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिल रहा उनको, लेकिन बंदा काफ़ी सही है। मिडफील्ड कंट्रोल किया, ऑल ऑफ देम प्लेड वेल। पोर्टिमोनेंसे की तरफ से पेड्रोसा वाज वेरी गुड, आप देख सकते हैं 7.5 की रेटिंग लेके बैठे हैं ये। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पेड्रोसा और ब्रूनो कोस्टा का ना खेलना पोर्टिमोनेंसे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है आज के मैच में। राइट बैक हेनरिक ने अच्छा खेला इन द सेंटर, और डिफेंस में जैटसन जो कि एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो उस एक मैच को छोड़कर यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग ही रहे थे। विटोरिया को अच्छा डिफेंस और अच्छा डिफेंसिव मिडफील्ड रखना पड़ा, तब जाके वो रोक पाए पोर्टिमोनेंसे के अटैक को, कोई भी गोल नहीं करने दिया। उनके गोलकीपर को मैन ऑफ द मैच बनना पड़ा। पोर्टिमोनेंसे ज़्यादा इफेक्टिव रही थी राइट साइड में। आप तबाता का रोल यहाँ पे समझ सकते हो कि वो मतलब विंग पे लगातार अपने साइड बदलते रहते हैं। हेनरिक हैड मोस्ट इंटरसेप्शंस, जैसे मैंने बताया उनकी तरफ से जो राइट बैक हेनरिक खेल रहे थे। सिल्वियो जो कि विटोरिया के राइट बैक हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेप्शन करने पड़े। राइट बैक को ज़्यादा इंटरसेप्शन करना पड़ा, उसका रीज़न यही है कि लेफ्ट साइड में तबाता बार बार इन्वॉल्व रख रहे थे उनको। पेड्रोसा कॉम्प्लीटेड मोस्ट पासेस, पासिंग एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा तबाता। फिर से देखिए 17 क्रॉसेस। याद रखना, अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हैं ना, तो पर
मतलब 2 सक्सेसफुल क्रॉस निकालने के लिए 1 पॉइंट मिलता है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। तो कोई बंदा अगर 17 क्रॉसेस निकाल रहा है तो आराम से 8.5 से 8.5 पॉइंट तो यहाँ पर उनको मिल जाएगा। उसके बाद एक असिस्ट भी अगर वो निकाल देते हैं तो और भी अच्छा है। तो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं तब आता, खास करके हालात में आप समझ रहे हो। तो इसीलिए बार बार इनका नाम मैं कह रहा हूँ। पोर्तो के अगेंस्ट आखिरी मैच वो खेले थे, यहाँ पर उन्होंने 5 मैन डिफेंस लाया था। तो जेटसन यहाँ पर काफ़ी सही थे, साथ में विलियन, ये बंदा डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकता है और सेंट्रल डिफेंस में भी यहाँ पे काफ़ी सही परफॉर्मेंस किया। राइट बैक हेनरिक का फिर से अच्छा परफॉर्मेंस, तबाता ने फिर से अच्छा काम किया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि और कोई सपोर्ट नहीं रहा है इनके लिए, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बंदा अच्छा खेल रहा है। दूसरी तरफ से पोर्तो जो कि चैंपियन टीम है, अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है वो लीग टेबल में। ये एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाए, उल्टा इनके जो डिफेंडर्स हैं इनको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ा। ठीक है, मतलब अटैकिंग वाइज पोर्टिमोने से अच्छा कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटी में बार बार वो पीछे हो जा रहे हैं। इनके राइट बैक लेफ्ट बैक जो थे एलेक्स टेलेस, इनको मैन ऑफ द मैच भी बनाया गया, इन्होंने गोल भी दागा। बाकी इनके स्ट्राइकर्स को काफ़ी शांत करके रखा था। इनके अटैकिंग मिडफील्डर जो खेल रहे थे ब्रायन उरीबे, इनको भी शांत करके रखा। तो वैसे तो 17th पोजीशन पर है पोर्टिमोने से, लेकिन इतना ख़राब वो खेल नहीं रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। पोर्तो को ज़्यादा दोनों विंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और यही एक चीज़ है कि पोर्टिमोनेसे के अगेंस्ट में अगर आपको अच्छा करना है ना तो विंग्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप मिडफील्ड से पोर्टिमोनेसे के अगेंस्ट में जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, गिल विचेंते ने जो मैच आपने देखा 1-1 की बराबरी हुई थी, वहाँ पर गिल विचेंते ने वही गलती की, जो ज़्यादा उन्होंने विंग का इस्तेमाल किया नहीं। ज़्यादा उनके पास है भी नहीं अच्छे विंगर्स, तो ज़्यादा उन्होंने विंग का इस्तेमाल किया नहीं, सेंट्रली खेलने की कोशिश करी। और पोर्टिमोनेसे के जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल मिडफील्ड में ब्रूनो कोस्टा, पेड्रोसा जैसे होल्डिंग मिडफील्डर्स बहुत ही सही मिडफील्डर्स हैं, तो इन्होंने मतलब रास्ते में ही रोक दिया उनको। पोर्टिमोनेसे ने थोड़ा बहुत काम किया लेफ्ट साइड से, जो कि तबाता है, हेनरिक तबाता कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हेनरिक का नाम भी आपको कई बार दिख रहा होगा, बंदा डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। एलेक्स टेलेस ने लेफ्ट बैक से गोल करा, मतलब पोर्तो ने भी लेफ्ट बैक से ही काम करा था, लेफ्ट साइड से। सेंट्रल डिफेंस वाज गुड, ओनली फॉर पेनल्टी मिस और मार्टिनेज, नहीं तो 1 पॉइंट लेके आ जाती। पोर्टिमोनेसे से सेंट्रल डिफेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया। विलियन पोर्टिमोनेसे के तरफ से हाईएस्ट टैकल 1 थे। विलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ज़्यादा मैंने इनको स्टार्ट करते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब भी खेलते हैं ना तब भी अच्छा काम करते हैं ये बंदा। मतलब टैकल्स वगैरह, एरियल्स वगैरह जीतना, इंटरसेप्शन में काफ़ी आगे रहते हैं ये। और ओटावियो जो कि राइट मिडफील्ड में खेल रहे थे पोर्तो की तरफ से, इनको भी काफ़ी अलर्ट रहना पड़ा। 4 टैकल में से 3 इन्होंने जीते थे। और आप समझ सकते हैं कि जब मतलब पोर्टिमोनेसे के सामने जो भी टीम आती है, उनके राइट या लेफ्ट मिडफील्डर को या राइट या लेफ्ट बैक को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, उनका रीज़न यही है तब आता। हेनरिक का हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस थे, और उसके बाद हैकमैन, विलियन तो मैंने बताया, और एलेक्स टेलेस इनके 10 क्रॉसेस थे, मोस्ट बाई एनी, मतलब लेफ्ट साइड से बराबर अटैक हो रहा था पोर्तो का। गोल भले ही एक हो, लेकिन बार बार इन्वॉल्वमेंट वहाँ से हो रहा था। मतलब पोर्टिमोनेसे के राइट साइड में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो पूरी टीम में है, लेकिन राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज़ हमें देखने को मिला था। तो ये हमने सारे मैचेस जो हमारे सामने आए थे पोर्टिमोनेसे की तरफ से हमने एनालिसिस करी। क्या हमें देखने को मिला है कि इनकी सेंट्रल और मिडफील्ड, होल्डिंग मिडफील्ड का अगर हम पोजीशन स्पेसिफिकली बोले, इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वहाँ से काफ़ी क्रिएटिविटी आती है। नाम बताऊँ, पेड्रोसा, ब्रूनो कोस्टा, लेकिन ये दोनों आज के मैच में खेलेंगे नहीं। अटैक मेनली और पूरी तरह से तबाता के ऊपर ही डिपेंड करता है। इनके जो स्ट्राइकर हैं मार्टिनेज, अगर आप थोड़ा भी फुटबॉल का नॉलेज रखते हैं आपको पता होगा, ये जैक्सन मार्टिनेज हैं, ये पहले बहुत ही मतलब इनका नाम चलता था यूरोपियन फुटबॉल में। पोर्तो के होकर खेल चुके हैं, एथलेटिको मैड्रिड में भी कुछ दिनों तक खेले हैं, उसके बाद चाइना में चले गए, उनका खेल ख़त्म हो गया, और यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं। तो वो जैक्सन मार्टिनेज वो अभी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ये मेन स्ट्राइकर यही हैं। बाकी इनके टीम में जो दोनों फुल बैक्स हैं, हेनरिक और यहाँ पे हैकरमैन हैकमैन, अब करना नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये दोनों काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। खास करके मैं हेनरिक के नाम करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तबाता लेफ्ट साइड से खेलते हैं, तो हेनरिक का अटैक में भी तबाता के साथ काफ़ी अच्छा जमता है। डिफेंस में जेटसन इनके लिए जनरली हिट और मिस टाइप प्लेयर हैं, लेकिन जनरली हिट करते हैं। एक ही मैच मैंने देखा कि उनका ख़राब परफॉर्मेंस था, नहीं तो ये अच्छा ही करते हैं। और गोल कीपिंग की तरफ से गोंडा, ये काफ़ी अच्छे गोलकीपर हैं, जापान के इंटरनेशनल गोलकीपर हैं, अगर आपको नहीं पता। तो काफ़ी सॉलिड है इनकी डिफेंस, और जैसे मैंने बताया पहले ही, सारी मोस्ट ऑफ द टीमें डिफेंसिव ही होती हैं। अभी गिल विचेंते की बात करें तो गिल विचेंते की तरफ से भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा जो आपने हेड टू हेड वाले मैच से देखा, कि सेंट्रल मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते हैं। ठीक है, यहाँ से गोंचाल्वेस और सोआरेस इनके होल्डिंग मिडफील्डर्स होते हैं, और क्राइफ
इनके जो मेन मतलब क्रिएटर आप बोलेंगे अटैकिंग मिडफील्डर या क्रिएटिव मिडफील्डर ये होते हैं। इनके दोनों फुल बैक्स गोमेस और फोंसेका काफ़ी कंसिस्टेंट, ओवरऑल इनकी डिफेंस ही काफ़ी कंसिस्टेंट है, लेकिन फुल बैक्स यहाँ पर ये है दोनों हैं। तो यहाँ पर सेंटा क्लारा ने यहाँ पे रोक दिया था गिल विचिंते को। सेंटा क्लारा भी काफ़ी नीचे रैंक वाली टीम है, तो उन्होंने भी सेम ही काम किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने विंग का इस्तेमाल किया था, दोनों फुल बैक्स ने काफ़ी सही काम करा, ठीक है। और जैसे ही विंग का काम शुरू हुआ तो गिल विचिंते रुक गई। रिपोर्ट यही है, गिल सेंट्रली अच्छा कर रही थी, दोनों साइड दोनों साइड ने अपने राइट साइड से काफ़ी काम करा। सेंटा का ज़्यादा पेनिट्रेशन था अपने राइट साइड से, क्योंकि मैंने बताया कि गिल विचिंते विंग से ज़्यादा खेलती नहीं है अच्छा। सेंटा इफेक्टिव एट सेट पीसेस। गोमेस जो कि गिल के लिए खेलते हैं मेरे ख्याल से सेंट्रल ऑफ मिडफील्ड में, नहीं माफ़ करना, ये लेफ्ट बैक में खेल रहे थे। इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे टैकल्स करने पड़े, और सनूसी जो कि राइट बैक में खेलते हैं, तो गिल का सबसे ज़्यादा टैकल करने का मतलब ओपोनेंट राइट साइड से ज़्यादा अटैक कर रही थी। और बाकी चीको रैमोस जो कि सेंटा का मिडफील्ड में खेल रहे थे, इनको सबसे ज़्यादा पासेस देने का मौका मिला। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल होती है गिल विचिंते के अगेंस्ट में। क्राइफ, जैसे मैंने बताया कि ये ही इनकी मेन जो है अटैकिंग फोर्स है। 12 क्रॉसेस इन्होंने निकाले, कोई बिग चांस नहीं था, लेकिन 12 क्रॉस इनके थे। गिल के इश्यूज़ थे राइट बैक पोजीशन में। बोआविस्ता के अगेंस्ट में बोआविस्ता ने क्या किया, बोआविस्ता ने दोनों विंग बैक्स खिलाए, जिसके लिए ताकि वो दोनों जो फुल बैक्स हैं गिल विचिंते को उनको ब्लॉक कर सके। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम हुई वो है इनकी होल्डिंग मिडफील्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया गिल विचिंते ने। क्राइफ, गोंचाल्वेस, सुआरेस, सारे सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, और जो फुल बैक्स हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बनते रहे, ठीक है। इसी का फ़ायदा गिल विचिंते ने उठाया, लेकिन फिर भी आप एट द एंड ऑफ द डे देख ही सकते हो, एक ही गोल उन्होंने करा और इस एक ही गोल से वो जीते। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, गोंचाल्वेस के सबसे ज़्यादा टैकल थे क्योंकि मिडफील्ड में खेल हुआ। हेनरिक, फोंसेका दोनों फुल बैक्स। अच्छा, उसके बाद नोगुएरा, इस प्लेयर को ज़रा गौर पे फरमाइएगा, इसके हाईएस्ट पासेस थे यहाँ पर। उसके बाद सुआरेस जो मिडफील्ड में खेल रहे थे। पासिंग एक्यूरेसी की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको सुआरेस और नोगुएरा का नाम दिख जाएगा। कराचा जो कि ये तो छोड़ दीजिए। बेनफिका वाले मैच में यहाँ पर भी बेनफिका ने अच्छा फुटबॉल खेला था। कंपैरेटिवली गोल्स वगैरह मिस तो हुए हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाई। और उससे भी बड़ी बात ये कि इनके गोलकीपर को मैन ऑफ द मैच होना पड़ा, ठीक है। मतलब ये कि गिल विचिंते ने अटैकिंग वाइज भी सही काम करा था, ठीक है। क्राइफ फिर से इनके मेन अटैकर, साथ में गोंचाल्वेस। लीमा खेलते तो एज ए सेंट्रल स्ट्राइकर हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका होता नहीं है। मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पर ही ऊपर उठ के बैठे रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं इनका ये किसी भी मैच में। इनकी जो डिफेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनकी डिफेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट नज़र आती है। दोनों फुल बैक्स तो मैंने बताई हैं, फोंसेका और ये जो गोमेस खेल रहे हैं। साथ में सेंट्रल डिफेंस में नोगुएरा बहुत ज़्यादा डिफेंडेबल है। काफ़ी इनकी क्रिएटिव माइंड भी काफ़ी सही है। पासिंग एक्यूरेसी के आपके बहुत सारे पॉइंट्स ये दिए जाते हैं। और भी कुछ स्टैटिस्टिक्स इनके पक्ष में बात करेंगे, आप देखते रहो। अटैक बस राइट साइड डिपेंडेंट, अगेन राइट साइड मतलब क्राइव जहाँ पे खेलते हैं वो साइड डिपेंडेंट, और वहाँ से जो फुल बैक आते हैं फोंसेका, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। बेनफिका की साइड राइट साइड में भी थोड़े बहुत इशू मतलब उन्होंने कोशिश करे। बाकी टैकल्स वगैरह की बात करी जाए, लॉरेंची इन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल जीते थे। पिज्जी के 9 क्रॉसेस थे जो कि राइट साइड में खेलते हैं, और गिल की तरफ से मतलब गिल विचिंते की तरफ से ये थे क्राइफ, और हाईएस्ट पासर गिल विचिंते की तरफ से थे नोगुएरा, जैसे मैंने बताया, और फर्नांडेस, ठीक है। तो क्लियर बात है, गिल विचिंते मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, ज़्यादा विंग का इस्तेमाल नहीं करती है। कराइव इनके मेन जो क्रिएटिव अटैकिंग माइंड आप कहेंगे वो है, ठीक है। इनके 2 फुल बैक्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार अगर कोई टीम अच्छे विंग बैक्स के साथ आती हैं तो उनके फुल बैक्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। मिडफील्ड में कराइव अटैकिंग माइंड से और सुआरेस डिफेंसिव माइंड में रहते हैं। लीमा नाम के ही इनके लिए स्ट्राइकर हैं, बाकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे इनका देखने को नहीं मिल रहा है। ऑफकोर्स अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता एक गोल करके जाए और आपको पूरी तरह से हरवा दिया जाए। लेकिन बाकी हाला प्ले में मुझे इनका ज़्यादा रोल नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत कम नज़र आ रहा है मुझे लीमा का। ओवरऑल समरी कर लेते हैं। पोर्टिमोनेंसे डिफेंसिव टीम, अटैक मेनली विंग डिपेंडेंट, टू बी स्पेसिफिक तबाता डिपेंडेंट। होल मिडफील्ड कंट्रोल बाय पेद्रोसा और ब्रूनो कोस्टा। फुल बैक्स लिटिल मोर कंसिस्टेंट। सेंट्रल डिफेंडर हैं जेट्सा जो काइंडा हिट और मिस है, लेकिन मेजरली हिट ही करते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा क्रॉस प्ले करते हैं। गिल विजेंटी की तरफ से बात करी जाए, डिफेंसिव टीम है। डिफेंसिव डिफेंस जो है इनके मच मोर कॉन्सिस्टेंट है। अटैक रोटेट्स अराउंड कराइव, टू फुल बैक्स क्वाइट इफेक्टिव इन अटैक टू। सेंट्रल डिफेंस काफ़ी कॉन्सिस्टेंट है। मैंने बताया नोगुएरा के बारे में, और ये वीक अगेंस्ट गुड विंग डिपेंडेंट टीम्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कुछ मैचेस जो दिखाए यहाँ पर गिल विजेंटे की तरफ से, आपने देखा एक भी मैच में उन्होंने एक से ज़्यादा गोल कंसीड करा ही नहीं है। खुद भी एक से ज़्यादा गोल नहीं करे हैं और एक से ज़्यादा गोल कंसीड भी नहीं करे हैं। तो यही एक चीज़ है गिल विजेंटे का जो कि उनको ऊपर रख रही है। बाकी अटैक तो सभी की ख़राब है। पोर्टिमोनेसे की तरफ से रोमुलो और तबाटा इनकी फ्री किक लेते हैं। जैक्सन मार्टिनेज ने पेनल्टी ली थी, मिस किया था, तो उसके बाद से पोसिनियोलो और रोमुलो ने लिया हुआ है। अभी देखना होगा कौन लेते हैं। गिल विजेंटे की तरफ से कराइव और सोआरेस इनके फ्री किक टेकर हैं, और सैंड्रो लीमा ने लिया था पेनल्टी। बाकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा आपको अलग नाम नहीं देखने को मिलेंगे। पोर्टिमोनेसे की तरफ से जैडसन, पाउलिन्हो इन ये रहे थे, और गिल विजेंटे की तरफ से सोआरेस, रूबेन फर्नांडिस। पोर्टिमोनेसे की तरफ से एरियल से अगर बात करिए, हैकमैन जैसे कि आपने देखा था, और विलियन, ये दोनों, और यहाँ से नोगुएरा और रोड्रिगाओ जो कि शायद खेलेंगे नहीं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है पोर्टिमोनेसे का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेद्रोसा, ब्रूनो कोस्टा जो खेल रहे थे वो अभी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस पोजीशन पर दोनों नए प्लेयर्स को आना पड़ेगा। लुकस फर्नांडिस में मैं फिर भी देखा है इसको पासिंग एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी रोमुलो के बारे में मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। डेनर थोड़े से अटैकिंग पोजीशन पर भी खेल सकते हैं, अटैक इनका टबाटा डिपेंडेंट होता है। बाकी टीमें बिल्कुल सही हैं। विलियन के जगह पर जैटसन भी खेल सकते हैं अगर विलियन सेंट्रल मिडफील्ड डिफेंसिव मिडफील्ड में आ जाते हैं तो। और गिल विजेंटी की तरफ से ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको लॉरेंचो जो खेल रहे थे उनके जगह पर बराए दिखेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कोई बताने लायक चीज़ है नहीं, ठीक है। और नोगुएरा, गोमेज इनकी सेंट्रल डिफेंस, और ये दोनों फुल बैक्स इनके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर फर्नांडिस की जगह पर गोमेज भी खेल सकते हैं, तो देखना होगा कौन खेलते हैं। काफ़ी नाम यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप अपने पोजीशंस को मार्क कर लिया होगा कि आपके कौन कौन से पोजीशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी मैं एक बार आपको ड्रीम 11 और हाला प्ले दोनों साइड की टीम दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक तरह की टीम फॉर्मेशन करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो पोजीशंस हमने बताए। हेनरिक, ये कस्टोडियो जो लिखा है हेनरिक है, ये है जैडसन, और ये दूसरे वाले हेनरिक, दोनों दोनों टीम के हेनरिक को मैंने लिया है। अगर आप चाहो तो गिल विजेंटे की तरफ से फोंसेका को ले सकते हो यहाँ पर हेनरिक की जगह पर। नोगुएरा जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गोंडा मेरे लिए बेटर गोलकीपर। लुकस फर्नांडिस को लिया है, पासिंग एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा है और ज़्यादा कोई इफेक्टिव मिडफील्ड ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं। क्राइव और तबाता मेरे लिए मस्ट हैव होंगे, किसी भी तरह की टीम में क्यों ना फॉर्मेशन कर लूँ। और सुआरेस यहाँ से। अब इन दोनों स्ट्राइकर्स को मुझे लेना पड़ा है क्योंकि नंबर 9 है सैंड्रो लीमा, नहीं भी खेल सकते हैं। मैंने अपने टीम में भी उनको रखा हुआ है, लेकिन इनके ना खेलने के भी चांसेस हैं क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर थोड़ी इश्यूज़ चल रही हैं। अगर नहीं खेलते हैं तो ऑफकोर्स आपको रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करवाना चाहूँगा कि सिलेक्शन परसेंटेज देख के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहला मैच है जो कि ड्रीम 11 लिस्ट करवा रही है पोर्तुगीज़ लीग से। तो काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर्स के काफ़ी सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है और क्रेडिट्स भी काफ़ी कम दिए हुए हैं ड्रीम 11 वालों ने। तो उसको देखकर मत जाना, और बिल्कुल जो भी चीज़ें आपने समझी हैं, मैंने समझाया है, उसके ऊपर डिपेंड करना। स्मॉल लीग खेल रहे हो तो स्ट्राइकर्स पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप रख सकते हो, लेकिन मेरा ऑप्शन तो तबाता और क्राए भी होगा। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो याद रखना ये मैच में काफ़ी कम गोल हो सकते हैं, 0-0 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से चलना, और उस हिसाब से आपके लिए डिफेंसिवली जो सबसे बढ़िया पासर्स वगैरह होते हैं वो आपके लिए सबसे इफेक्टिव कैप्टन चॉइस बन सकते हैं। और उसके ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं हाला प्ले की आप किस तरह से सोच सकते हो। तो हाल प्ले में मैंने इस तरह से एक टीम फॉर्मेशन करी है, और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा अलग है तो मैंने 5 डिफेंडर को लिया है। फॉन्सेका को मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिया है। जैटसन मेरे पास यहाँ पर है। मिडफील्ड में भी लगभग सेम है, क्राइव, सुआरेस और लुकस फर्नांडिस। तबाता को मैंने यहाँ पे क्योंकि वो मिडफील्ड में लिस्टेड है तो मैंने लिया है। स्ट्राइकर्स में मुझे ज़्यादा कोई इफेक्टिव ऑप्शन नहीं नज़र आए। सैंड्रो लीमा अगर नहीं खेलते हैं तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा और उनके जगह पर जैक्सन मार्टिनेज को ले लूँगा। इस ये कुछ हद तक आप इसी तरह के इर्द-गिर्द पे जा सकते हो, क्योंकि ये मैच मुझे ज़्यादा गोल स्कोरिंग नज़र नहीं आ रहा है। एक तो पोर्टिमोनेसे की टीम जिनके पास ख़ास कुछ है नहीं करने को, और दूसरी गिल विजेंटे जो कि है ही डिफेंसिव टीम। तो यही रीज़न है। तो इसीलिए हालात में मुझे लगता है खेलना चाहिए। अगर आप ड्रीम 11 में भी खेल रहे हो तो स्ट्राइकर्स को लेके, छोटी लीग में आप चाहे कुछ भी करो लेकिन बड़ी लीग में ना डिफेंडर्स को कभी ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आज के मैच में वही आपके लिए कुछ कमाल करके दिखा दे।
बाकी ये लीग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी टीम्स होती नहीं हैं, क्वालिटी प्लेयर्स की भी कमी होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस आपको लो स्कोरिंग ही देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में जो टीम्स में जो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन स्ट्राइकर्स को बनाते हैं या अटैकिंग प्लेयर्स को बनाते हैं, वो ऑलरेडी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा ध्यान से वीडियोज़ को सुनना, टैक्टिकल चीज़ों को समझना, पोजीशंस को समझना, और नाम तो ऑलरेडी आपके पास क्लियर हो ही जाएंगे कुछ दिनों के वीडियो के बाद। तो उन सबको समझ के टीम बनाना, थोड़ा टाइम और थोड़ा कंसंट्रेशन देकर अगर आप खेलोगे तो ये लीग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पैसे वाला, पैसे अर्निंग वाला हो सकता है। तो ये है मेरे सारे एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पर टैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं, फॉर्मेशन वगैरह भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, तो आ जाना वहाँ पे। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना भूलना मत। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।